दोस्तों, कभी कभी हम किसी की मदद करके उसे भूल जाते हैं, लेकिन ईश्वर उस मदद को कभी नहीं भूलता। इंसान सोचता है कि उसने बस अपना फर्ज निभाया है, लेकिन किस्मत उस छोटे से नेक काम को अपने हिसाब की किताब में कहीं दर्ज कर लेती है। फिर एक दिन वही मदद किसी ऐसे रास्ते से लौट कर आती है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। आज की कहानी भी एक ऐसे ही ऑटो ड्राइवर की है, जिसने बरसात की रात में इंसानियत के नाते एक अनजान गर्भवती महिला की मदद की थी। उस समय उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह छोटी सी मदद एक दिन उसके अपने परिवार की तकदीर बदल देगी। दोस्तों, यह कहानी मेरठ शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर बसे एक गांव की है। इसी गांव में सुरेश पाल अपनी पत्नी सीमा और इकलौते बेटे दीपक के साथ रहता था। सुरेश की जिंदगी बेहद साधारण थी। उसकी पुरानी ऑटो ही उसके परिवार की रोजी रोटी का सहारा थी। सुबह सूरज निकलने से पहले वह घर से निकल जाता और देर रात तक सवारी ढोता रहता। दिन भर की कमाई से घर का खर्च चलता और जो थोड़ा बहुत बचता उसे वह बेटे की पढ़ाई के लिए अलग रख देता। उसका सपना सिर्फ इतना था कि दीपक पढ़ लिख कर वह जिंदगी जिए जिसके लिए उसे खुद संघर्ष करना पड़ा था। उधर मेरठ के सिविल लाइंस इलाके से 7 किलोमीटर दूर संगीता शर्मा अपनी सास शारदा देवी के साथ रहती थी। उनके पति अमित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में एक बड़ी आईटी कंपनी में कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेटर के पद पर कार्यरत थे। परिवार आर्थिक रूप से काफी मजबूत था और इन दिनों घर में खुशियों का माहौल था, क्योंकि संगीता मां बनने वाली थी। पूरे परिवार की निगाहें आने वाले उस नन्हे मेहमान पर टिकी थीं, जिसका इंतजार वर्षों से किया जा रहा था। जुलाई का महीना था। मानसून पूरे जोर पर था। कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन उस दिन मौसम कुछ ज्यादा ही खराब था। शाम होते होते आसमान पर काले बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। शहर की सड़कें धीरे धीरे खाली होने लगीं। लोग जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहते थे, लेकिन उसी शाम सुरेश अपनी ऑटो लेकर मेरठ की सड़कों पर था। अगले सप्ताह दीपक की स्कूल फीस जमा करनी थी और यही चिंता उसे सामान्य दिनों से ज्यादा देर तक काम करने पर मजबूर कर रही थी। रात लगभग 9 बजे सीमा का फोन आया। उसकी आवाज में घबराहट थी। उसने बताया कि दीपक को तेज बुखार है। यह सुनकर सुरेश तुरंत घर लौटने के लिए मुड़ा। उसके मन में बेटे की चिंता थी और वह जल्द से जल्द गांव पहुंचना चाहता था। लेकिन तभी उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी, जो लगातार गुजरते वाहनों को रोकने की कोशिश कर रही थी। बारिश इतनी तेज थी कि उनका चेहरा भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कई वाहन उनके सामने से निकल गए, लेकिन कोई नहीं रुका। सुरेश भी कुछ दूर निकल गया, मगर अचानक उसे अपने पिता की एक बात याद आ गई। उसके पिता कहा करते थे, बेटा, अगर किसी मजबूर इंसान को देखकर भी तुम आगे बढ़ गए तो समझ लेना कि उस दिन तुम्हारी इंसानियत हार गई। बस यही सोचकर उसने तुरंत ऑटो वापस मोड़ दी। जब वह महिला के पास पहुंचा तो देखा कि उनकी आंखों में घबराहट और आंसू दोनों थे। उन्होंने कांपती आवाज में बताया कि उनकी बहू को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है और अस्पताल पहुंचाना बेहद जरूरी है, लेकिन बारिश की वजह से कोई गाड़ी नहीं मिल रही। सुरेश ने बिना एक पल गंवाए उनका पता पूछा और उनके साथ चल पड़ा। कुछ ही मिनटों बाद वह एक घर के बाहर पहुंचा। अंदर से दर्द से भरी कराहों की आवाज आ रही थी। कमरे में पहुंचते ही उसने देखा कि एक युवा महिला दर्द से बुरी तरह तड़प रही थी। यही संगीता शर्मा थी। स्थिति की गंभीरता समझते हुए सुरेश ने तुरंत कहा, माताजी, जल्दी कीजिए, अभी निकलते हैं। कुछ ही मिनटों में संगीता और शारदा देवी ऑटो में बैठ गईं। बाहर बारिश लगातार कहर बरपा रही थी। सड़कों पर पानी भर चुका था और कई जगह यातायात लगभग ठप हो चुका था। लेकिन उस समय सुरेश के मन में सिर्फ एक ही बात थी, किसी भी कीमत पर मां और बच्चे को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाना। ऑटो तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन कुछ दूरी पर पहुंचते ही सुरेश का दिल बैठ गया। मुख्य सड़क पूरी तरह पानी में डूबी हुई थी। कई गाड़ियां बीच रास्ते में फंस चुकी थीं। कुछ लोग अपनी बाइक धक्का देकर निकाल रहे थे। ऐसे हालात में आगे बढ़ना जोखिम भरा था, लेकिन पीछे बैठी संगीता की हालत हर मिनट बिगड़ रही थी। सुरेश को अचानक एक पुराना रास्ता याद आया जो अस्पताल तक जाता था। रास्ता लंबा जरूर था, लेकिन वहां पानी कम भरता था। उसने बिना समय गंवाए ऑटो उसी दिशा में मोड़ दी। अब चारों तरफ अंधेरा था। सिर्फ ऑटो की हेडलाइट और आसमान में चमकती बिजली रास्ता दिखा रही थी। एक जगह सड़क पर इतना पानी भरा था कि ऑटो का इंजन झटका खाकर रुकने जैसा हुआ। कुछ पल के लिए सबकी सांसें थम गईं,
लेकिन सुरेश ने हिम्मत नहीं हारी। उसने धीरे धीरे एक्सीलेटर दबाया और ऑटो पानी को चीरती हुई आगे बढ़ गई। पीछे बैठी शारदा देवी लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही थी। संगीता का दर्द बढ़ता जा रहा था। आखिरकार दूर अस्पताल की इमारत की रोशनी दिखाई दी। उसे देखकर पहली बार सुरेश ने राहत की सांस ली। अस्पताल की इमारत दिखाई देते ही शारदा देवी की आंखों में उम्मीद की एक किरण जाग उठी। लेकिन सुरेश जानता था कि अभी राहत की सांस लेने का समय नहीं है। उसने ऑटो सीधे इमरजेंसी वार्ड के सामने रोक दी और बिना देर किए अस्पताल के कर्मचारियों को आवाज लगाने लगा। कुछ ही क्षणों में वार्ड बॉय स्ट्रेचर लेकर पहुंचे और संगीता को तेजी से अंदर ले जाया गया। शारदा देवी भी रोते हुए उनके पीछे पीछे चली गईं। बाहर बरामदे में खड़ा सुरेश पूरी तरह भीग चुका था। उसके कपड़ों से पानी टपक रहा था, लेकिन उसे अपनी परवाह नहीं थी। उसका ध्यान सिर्फ उस दरवाजे पर था जिसके पीछे डॉक्टर संगीता का इलाज कर रहे थे। उधर ऑस्ट्रेलिया में बैठे अमित शर्मा लगातार फोन पर हालचाल पूछ रहे थे। हजारों किलोमीटर दूर बैठा एक पति सिर्फ प्रार्थना कर सकता था और उस समय वह वहीं कर रहा था। करीब 1.5 घंटे का इंतजार किसी परीक्षा से कम नहीं था। हर बार जब ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलता, शारदा देवी की धड़कनें तेज हो जाती। आखिरकार डॉक्टर बाहर आए और मुस्कुराते हुए बोले, घबराने की कोई बात नहीं है, मां और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। बस इतना सुनना था कि शारदा देवी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया। उसी समय उन्होंने अमित शर्मा को फोन लगाया। जैसे ही अमित ने यह खबर सुनी, उनकी आवाज भर्रा गई। इतने दिनों की चिंता और कई घंटों की बेचैनी एक पल में खुशी में बदल गई थी। कुछ देर बाद नर्स एक छोटे से नवजात बच्चे को लेकर बाहर आई। शारदा देवी ने कांपते हाथों से उसे गोद में लिया और उसे देखते ही रो पड़ी। वह खुशी के आंसू थे। उसी दौरान उनकी नजर थोड़ी दूर खड़े सुरेश पर पड़ी, जो चुपचाप वापस जाने की तैयारी कर रहा था। शारदा देवी तेजी से उसके पास पहुंची और उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, अगर आज तुम नहीं मिलते तो पता नहीं क्या हो जाता, सुरेश ने विनम्रता से कहा। माता जी, मैंने तो वही किया जो किसी भी इंसान को करना चाहिए। शारदा देवी ने पर्स से कुछ पैसे निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए, लेकिन सुरेश ने तुरंत हाथ पीछे कर लिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज पैसे नहीं लूंगा माता जी, आज मैंने सवारी नहीं, इंसानियत निभाई है। यह सुनकर शारदा देवी कुछ क्षण उसे देखती रह गई। ऐसे लोग अब बहुत कम मिलते हैं जो मदद का हिसाब पैसों में नहीं करते। उसी समय अमित शर्मा ने फोन पर सुरेश से बात करने की इच्छा जताई। जब शारदा देवी ने मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया तो दूसरी तरफ से अमित की भावुक आवाज सुनाई दी, भाई साहब, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सुरेश कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, साहब, इसे एहसान मत कहिए। आज आपकी जगह कोई और होता तो भी मैं यही करता। अमित के पास उस समय कोई जवाब नहीं था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, फिर भी मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। रात काफी हो चुकी थी। सुरेश ने सबको नमस्ते कहा और वापस अपने गांव की ओर चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि आज जिस बच्चे के जन्म का वह गवाह बना है, वही बच्चा एक दिन उसकी जिंदगी से फिर जुड़ने वाला है। जब वह रात लगभग 2:30 बजे घर पहुंचा तो सीमा दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। दीपक को दवा देने के बाद उसका बुखार कुछ कम हो गया था। खाना खाते हुए सुरेश ने पूरी घटना सुनाई। सीमा की आंखें भी भर आईं। उसने बस इतना कहा, भगवान उस मां और बच्चे को हमेशा खुश रखे। इसके बाद जिंदगी फिर अपनी रफ्तार से चलने लगी। सुरेश रोज की तरह सुबह निकलता और देर शाम लौटता। कुछ दिनों तक उसे उस बरसाती रात की याद आती रही, लेकिन धीरे धीरे वह घटना उसकी रोजमर्रा की जिंदगी के पीछे छूट गई। उसने कभी उम्मीद नहीं की कि शर्मा परिवार उससे दोबारा संपर्क करेगा, क्योंकि उसने मदद किसी इनाम या पहचान के लिए नहीं की थी। उधर संगीता शर्मा ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया था। पूरे परिवार में खुशियां थीं। कुछ दिनों बाद अमित शर्मा भी ऑस्ट्रेलिया से भारत आ गए। पहली बार बेटे को गोद में लेते हुए उनकी आंखें नम हो गईं। परिवार ने बच्चे का नाम आरव रखा। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। आरव बड़ा होने लगा और दीपक भी पढ़ाई में लगातार आगे बढ़ रहा था। लेकिन जहां शर्मा परिवार की जिंदगी खुशहाली के साथ आगे बढ़ रही थी, वहीं सुरेश का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। पेट्रोल के बढ़ते दाम, ऑटो की मरम्मत और बढ़ते खर्चों के बीच वह पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा था। फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की। उसके लिए सबसे बड़ी खुशी यह थी कि दीपक पढ़ाई में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। बरसाती रात वाली घटना को लगभग 8 साल बीत चुके थे। आरव अब तीसरी कक्षा में पढ़ता था और पढ़ाई में बहुत तेज था। उधर दीपक भी अब 12वीं कक्षा में पहुंच चुका था।
पूरे स्कूल में उसकी गिनती सबसे होनहार छात्रों में होती थी। शिक्षक अक्सर कहते थे कि अगर उसे सही मौका मिला तो वह इंजीनियर बन सकता है। यह सुनकर सुरेश की आंखों में चमक आ जाती थी। उसे लगता था कि शायद उसका बेटा वह मुकाम हासिल कर लेगा जिसका सपना उसने वर्षों पहले देखा था। लेकिन जिंदगी के हिसाब किताब सिर्फ सपनों से नहीं चलते। घर का खर्च बढ़ रहा था, ऑटो पुरानी हो चुकी थी और हर महीने उसमें कुछ न कुछ खराबी आ जाती थी। कई बार ऐसा होता कि दिन भर मेहनत करने के बाद भी आधी कमाई मरम्मत में चली जाती। फिर भी सुरेश हिम्मत नहीं हारता था। वह खुद से कहता था कि बस कुछ साल और मेहनत कर ले, फिर दीपक की जिंदगी बदल जाएगी। समय तेजी से बीतता गया और 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम आ गया। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन पूरा गांव खुशी से झूम उठा। दीपक ने न सिर्फ अपने स्कूल में पहला स्थान हासिल किया था, बल्कि जिले की मेरिट सूची में भी उसका नाम आया था। स्कूल के प्रधानाचार्य ने मंच से उसका सम्मान किया। गांव के लोग सुरेश को बधाई देने उसके घर आने लगे। उस रात वर्षों बाद सुरेश ने चैन की सांस ली। उसे लगा कि उसकी मेहनत रंग ला रही है, लेकिन उसे क्या पता था कि असली संघर्ष अभी शुरू होना बाकी है। कुछ ही सप्ताह बाद दीपक का चयन एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया। घर में खुशी तो थी, लेकिन उसके साथ एक ऐसी चिंता भी थी जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं कर रहा था। कॉलेज की फीस, हॉस्टल का खर्च, किताबें और बाकी खर्च मिलाकर इतनी बड़ी रकम बन रही थी कि सुरेश के लिए उसका इंतजाम करना लगभग असंभव था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने गांव के कुछ लोगों से बात की, बैंक में शिक्षा ऋण के बारे में जानकारी ली, पुराने परिचितों से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन हर जगह कोई ना कोई अड़चन सामने आ जाती। इसी तनाव के बीच एक दिन सुरेश ऊँटो चला रहा था कि अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठा। पहले तो उसने इसे सामान्य थकान समझा, लेकिन कुछ ही मिनटों में दर्द इतना बढ़ गया कि उसे ऊँटो रोकनी पड़ी। आसपास के लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। जांच हुई, कुछ रिपोर्ट्स निकली। फिर डॉक्टर ने उसे अपने कमरे में बुलाया। डॉक्टर की गंभीर आवाज सुनकर ही सुरेश का दिल घबरा गया। सुरेश जी, दिल की एक नस में गंभीर रुकावट है। इलाज संभव है, लेकिन ज्यादा देर करना ठीक नहीं होगा। सुरेश ने घबराते हुए पूछा, डॉक्टर साहब, खर्च कितना आएगा? डॉक्टर ने फाइल बंद की और बोले, करीब 3 से 4 लाख रुपए। यह सुनते ही सुरेश की आंखें खाली हो गईं। उसे अपनी बीमारी से ज्यादा दीपक का चेहरा याद आया। एक तरफ बेटे का भविष्य था, दूसरी तरफ अपनी जिंदगी, और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि दोनों को बचा सके। उस रात घर लौटकर उसने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन सीमा उसकी आंखें देखकर सब समझ गई। जब रिपोर्ट सामने आई तो घर में सन्नाटा छा गया। दीपक देर तक चुप बैठा रहा। उसे लग रहा था कि जैसे उसकी सारी खुशियां अचानक रुक गई हों। अगले कुछ दिनों तक घर का माहौल बदल गया। दीपक बाहर से सामान्य दिखने की कोशिश करता, लेकिन अंदर ही अंदर टूट चुका था। उसने कॉलेज की वेबसाइट खोलना बंद कर दिया। दोस्तों के फोन आने लगे, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देता। उसे लग रहा था कि शायद उसका इंजीनियर बनने का सपना अब सपना ही रह जाएगा। एक रात जब पूरा घर सो चुका था, सुरेश बाहर चारपाई पर बैठा था। उसके हाथ में वह पुरानी डायरी थी जिसमें वर्षों से की गई बचत का हिसाब लिखा था। उसने बार बार जोड़ घटाव किया, लेकिन हर बार नतीजा वही निकला। पैसे कम थे, इतने कम कि ना इलाज हो सकता था और ना कॉलेज की फीस भरी जा सकती थी। उसी समय सीमा उसके पास आकर बैठ गई। उसने धीरे से कहा, इतना मत सोचो, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। सुरेश हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसके चेहरे की चिंता कम नहीं हुई। उधर मेरठ के सिविल लाइंस इलाके में आरव अब बड़ा हो रहा था। बचपन से वह एक कहानी बार बार सुनता आया था। एक बरसाती रात, एक अनजान ऑटो ड्राइवर और उसकी मां की बची हुई जिंदगी। उस दिन स्कूल में शिक्षक ने बच्चों से पूछा कि उनकी जिंदगी का हीरो कौन है। कई बच्चों ने फिल्मी सितारों और खिलाड़ियों के नाम लिए, लेकिन आरव ने कहा, मेरे हीरो एक ऑटो ड्राइवर हैं। पूरा क्लासरूम हैरान रह गया। उसने फिर वही कहानी सुनाई जो उसकी माँ और दादी वर्षों से सुनाती आ रही थी। शाम को घर लौटकर उसने संगीता से पूछा, मम्मी, क्या हम उन अंकल से कभी मिलेंगे? यह सवाल सुनकर संगीता कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर बोली, बेटा, हमने बहुत कोशिश की थी, लेकिन उनका पता नहीं चल पाया। आरव ने मासूमियत से कहा, लेकिन जिन्होंने मेरी जान बचाई उन्हें धन्यवाद तो कहना चाहिए ना। उस रात संगीता को नींद नहीं आई। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि जिंदगी की भाग दौड़ में वे उस इंसान को ढूंढना ही भूल गए
जिसने सबसे मुश्किल समय में उनकी मदद की थी। अगली सुबह उन्होंने अमित शर्मा से बात की। अमित कुछ देर शांत बैठे रहे, फिर बोले, तुम ठीक कह रही हो, अब हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। और यहीं से शुरू हुई उस तलाश की कहानी जो बहुत जल्द दो परिवारों को फिर से एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा करने वाली थी। लेकिन सुरेश को अभी भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार उसके बहुत करीब आ चुका है। अमित शर्मा ने उसी दिन अपने एक परिचित को मेरठ के उस अस्पताल भेजा जहां 8 साल पहले संगीता की डिलीवरी हुई थी। इतने पुराने रिकॉर्ड ढूंढना आसान नहीं था, लेकिन कई घंटों की कोशिश के बाद अस्पताल के पुराने रजिस्टर निकाले गए। वहां उस रात की एंट्री दर्ज थी। मरीज का नाम, समय और कुछ अन्य विवरण तो थे ही, साथ ही सुरक्षा रजिस्टर में उस ऑन्टो का नंबर भी लिखा हुआ था जिसने मरीज को अस्पताल पहुंचाया था। यहीं से उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी। अगले कुछ दिनों में परिवहन विभाग से जानकारी निकाली गई। काफी भागदौड़ के बाद पता चला कि वह ऑटो सतवाई गांव के रहने वाले सुरेश पाल के नाम पर दर्ज है। ये जानकारी मिलते ही शारदा देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अमित ने अपने एक विश्वसनीय कर्मचारी को सतवाई गांव भेजा ताकि वह सुरेश के बारे में सही जानकारी लेकर आए। जब वह गांव पहुंचा और लोगों से पूछताछ करने लगा तो लगभग हर व्यक्ति ने सुरेश की तारीफ ही की। किसी ने कहा, बहुत नेक आदमी है। किसी ने कहा, अपनी परेशानी भूलकर दूसरों की मदद करता है। तो किसी ने कहा, गांव में आधी रात को किसी को अस्पताल ले जाना हो तो सबसे पहले सुरेश का नाम याद आता है। यह सब सुनकर अमित के कर्मचारी को यकीन हो गया कि जिस इंसान की वे तलाश कर रहे हैं वह सचमुच असाधारण है। लेकिन बातचीत के दौरान उसे एक ऐसी बात पता चली जिसने उसे चिंतित कर दिया। सुरेश गंभीर बीमारी से जूझ रहा था और उसका बेटा आर्थिक तंगी की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ने की सोच रहा था। यह खबर सुनते ही वह तुरंत मेरठ लौट आया और सारी बात अमित को बताई। रिपोर्ट सुनने के बाद कमरे में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। संगीता की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें वह बरसाती रात याद आ गई जब एक अनजान ऑटो ड्राइवर ने बिना कुछ सोचे अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया था। अमित भी गहरी सोच में डूब गए। फिर उन्होंने धीरे से कहा, जिस आदमी ने हमारे सबसे कठिन समय में हमारा साथ दिया, आज वह खुद मुश्किल में है। अब सिर्फ धन्यवाद कहना काफी नहीं होगा। उसी शाम उन्होंने फैसला कर लिया कि वे खुद सुरेश से मिलने जाएंगे। उधर सतवाई गांव में हालात लगातार कठिन होते जा रहे थे। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि इलाज में ज्यादा देरी खतरनाक साबित हो सकती है। दूसरी तरफ कॉलेज से भी लगातार संदेश आ रहे थे कि प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी, वरना सीट किसी और को दे दी जाएगी। एक शाम दीपक ने अपने पिता के सामने कॉलेज के सारे कागज रख दिए और बोला, पिताजी, मैंने फैसला कर लिया है, मैं इस साल पढ़ाई नहीं करूंगा। सुरेश का दिल जैसे बैठ गया। क्या कह रहे हो बेटा? दीपक ने नजरें झुका लीं। अगर मैं पढ़ाई करूं और आपकी तबीयत बिगड़ जाए तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। पहले आपका इलाज होगा। यह सुनकर सीमा रो पड़ी और सुरेश की आंखें भी भर आईं। जिस बेटे के लिए उसने पूरी जिंदगी संघर्ष किया था, वही बेटा आज अपने सपनों की कुर्बानी देने को तैयार था। उस रात शायद ही घर में किसी की आंख लगी हो। अगली सुबह सुरेश घर के बाहर चारपाई पर बैठा था। उसके सामने वही पुरानी ऑटो खड़ी थी जिसने वर्षों तक उसके परिवार का पेट पाला था। वह मन ही मन सोच रहा था कि शायद अब उसे ऑटो बेचनी पड़ेगी। तभी गांव की गली में एक बड़ी सफेद कार आकर रुकी। गांव के बच्चे उत्सुकता से कार के आसपास इकट्ठा होने लगे। सतवाई जैसे छोटे गांव में ऐसी कारें रोज रोज नहीं आती थीं। सुरेश ने भी अनमने ढंग से उस तरफ देखा। कार का दरवाजा खुला। सबसे पहले एक महिला बाहर उतरी, फिर एक बुजुर्ग महिला और उनके पीछे एक सज्जन। सुरेश कुछ क्षण तक उन्हें देखता रहा। चेहरे जाने पहचाने लग रहे थे, लेकिन वह पहचान नहीं पा रहा था। उधर संगीता की आंखें सुरेश को देखते ही भर आईं। शारदा देवी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी, फिर उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली, कैसे हो बेटा? आवाज सुनते ही सुरेश जैसे अतीत में लौट गया। बारिश, अस्पताल, दर्द से कराहती एक महिला और रोती हुई एक मां। अचानक उसके मुंह से निकला, माताजी, आप? ये सुनते ही शारदा देवी की आंखों से आंसू बह निकले। हां बेटा, बहुत ढूंढा तुम्हें। कुछ ही देर में सभी लोग घर के आंगन में बैठे थे। संगीता ने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे आरव ने उन्हें फिर से सुरेश को ढूंढने के लिए प्रेरित किया और कैसे अस्पताल के रिकॉर्ड से वे यहां तक पहुंचे।
जब बातचीत के दौरान अमित को सुरेश की बीमारी और दीपक की पढ़ाई की पूरी सच्चाई पता चली तो उन्होंने अपनी कार से एक फाइल निकाली। फाइल मेज पर रखते हुए उन्होंने कहा, सुरेश भाई, ये किसी तरह का एहसान नहीं है, यह सिर्फ उस इंसानियत का सम्मान है जो आपने 8 साल पहले दिखाई थी। सुरेश ने कांपते हाथों से फाइल खोली। सुरेश बार बार फाइल के पन्ने पलट रहा था और फिर सामने बैठे अमित शर्मा को देख रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। जिस आदमी से उसकी मुलाकात सिर्फ एक रात के लिए हुई थी, वह आज उसके घर बैठा था और उसके परिवार की सबसे बड़ी समस्या का समाधान लेकर आया था। अमित शर्मा ने धीरे से आगे बढ़कर सुरेश का हाथ थाम लिया और बोले, सुरेश भाई, मैं जानता हूं कि स्वाभिमानी इंसान के लिए मदद स्वीकार करना आसान नहीं होता, लेकिन आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वह किसी दया या एहसान की वजह से नहीं कर रहा। सच तो यह है कि अगर उस रात आप नहीं मिलते तो शायद आज मेरा परिवार इस तरह मेरे सामने बैठा भी नहीं होता। यह सुनते ही शारदा देवी की आंखें फिर भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा, उस रात अस्पताल के बाहर तुमने कहा था कि तुमने सवारी नहीं, इंसानियत निभाई है। आज हमें भी वही इंसानियत निभाने दो। सुरेश की आंखों से आंसू बह निकले। उसने जिंदगी में बहुत संघर्ष देखे थे, लेकिन इतने वर्षों बाद किसी को अपना वादा निभाते पहली बार देख रहा था। उसी समय अमित ने फाइल का एक और पन्ना उसकी तरफ बढ़ाया। उसमें अस्पताल के इलाज का पूरा खर्च, डॉक्टरों की सूची और उपचार की तारीखें दर्ज थीं। इसके साथ ही दीपक के कॉलेज की फीस जमा करने की रसीद भी रखी हुई थी। दीपक ने जैसे ही वह रसीद देखी, उसके हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों के सामने पिछले कई महीनों की चिंता घूम गई। वह दिन जब उसने कॉलेज का प्रवेश पत्र अलमारी में रख दिया था, वह रात जब उसने तय कर लिया था कि अब पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, और आज उसके सपने फिर से उसके सामने खड़े थे। दीपक अचानक उठकर अमित शर्मा के पैरों की तरफ झुकने लगा, लेकिन अमित ने तुरंत उसे रोक लिया। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, अगर सच में हमारा सम्मान करना चाहते हो तो जिंदगी में इतना आगे बढ़ना कि एक दिन किसी और दीपक की मदद कर सको। यह सुनकर वहां बैठे सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। कुछ ही दिनों बाद सुरेश का इलाज शुरू हो गया। डॉक्टरों ने समय रहते प्रक्रिया पूरी कर दी। इलाज आसान नहीं था। कई सप्ताह तक दवाइयां चलीं, नियमित जांच होती रही, लेकिन धीरे धीरे उसकी तबीयत में सुधार आने लगा। कई महीनों बाद पहली बार उसने खुद को पहले से बेहतर महसूस किया। उधर दीपक ने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया। शुरुआत में उसे बड़े शहर और नए माहौल में खुद को ढालने में कठिनाई हुई, लेकिन उसे हमेशा अपने पिता का संघर्ष याद रहता। जब भी वह हार मानने की सोचता, उसे वह पुरानी ऑटो याद आ जाती जिसने वर्षों तक उसके सपनों का बोझ उठाया था। समय एक बार फिर आगे बढ़ने लगा। पहला वर्ष बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते दीपक कॉलेज के अंतिम वर्ष में पहुंच गया। उसकी मेहनत रंग लाने लगी थी। उसके प्रोजेक्ट्स की चर्चा होने लगी थी। कई कंपनियां कैंपस इंटरव्यू के लिए आईं। आखिरकार एक दिन उसे देश की एक प्रतिष्ठित टेक्नोलॉजी कंपनी से नौकरी का प्रस्ताव मिला। जिस दिन नियुक्ति पत्र आया, उस दिन सुरेश देर तक उसे हाथ में लिए बैठा रहा। उसकी आंखों के सामने वर्षों की मेहनत घूम रही थी। बरसात में भीगी सड़कें, ठंडी रातें, ऑटो का खराब इंजन, बेटी की फीस की चिंता, और फिर वह बरसाती रात जिसने सब कुछ बदल दिया था। सीमा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने धीरे से कहा, देखा, भगवान देर जरूर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। सुरेश मुस्कुरा दिया। शायद पहली बार उसे लगा कि उसके सारे संघर्ष बेकार नहीं गए। कुछ समय बाद दीपक ने नौकरी ज्वाइन कर ली। पहली तनख्वाह मिलने पर वह सीधे गांव पहुंचा। उसने सबसे पहले अपने पिता के हाथ में वह लिफाफा रखा। सुरेश ने पूछा, यह क्या है बेटा? दीपक मुस्कुराया और बोला, पिताजी, यह आपकी पहली कमाई है, मेरी नहीं। सुरेश कुछ समझ नहीं पाया। तब दीपक ने कहा, अगर आपने अपनी खुशियां कुर्बान न की होती तो मैं यहां तक कभी नहीं पहुंचता। यह सुनकर सुरेश ने बेटे को गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। कई साल बाद एक कार्यक्रम में जब दीपक से उसकी सफलता का राज पूछा गया तो उसने मंच पर खड़े होकर सिर्फ एक बात कही, मेरे पिता ने मुझे सिखाया कि इंसान की सबसे बड़ी पूंजी पैसा नहीं, उसका चरित्र होता है। और अमित अंकल के परिवार ने मुझे सिखाया कि दुनिया में की गई सच्ची नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सामने पहली पंक्ति में बैठे सुरेश पाल की आंखें नम थीं। उन्हें लग रहा था जैसे उनकी पूरी जिंदगी का संघर्ष आज सार्थक हो गया हो। दोस्तों,
इस कहानी का संदेश बहुत सीधा है। किसी की मदद करते समय यह मत सोचिए कि बदले में क्या मिलेगा, क्योंकि सच्ची मदद का फल तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी उसे लौटने में सालों लग जाते हैं, लेकिन जब वह लौटता है तो उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा होकर लौटता है। सुरेश ने उस रात सिर्फ इंसानियत निभाई थी। उसे नहीं पता था कि वही इंसानियत एक दिन उसके बेटे के सपनों को बचा लेगी। और शायद जिंदगी का सबसे बड़ा सच भी यही है, नेकी कभी खत्म नहीं होती। वह बस सही समय का इंतजार करती है, और जब लौटती है तो इंसान का विश्वास फिर से इंसानियत पर मजबूत कर देती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।